कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्माबंदी। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, आपका पूरा चैप्टर ये जो शुरू होने जा रहा है वो थर्माबंदी पर जो है निर्भर करता है। थर्माबंदी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्माबंदी जो आपका कंक्रीट के निर्माण में, जो आप कंक्रीट का निर्माण करते हैं, कंक्रीट को सुदृढ़ होने में जो है उसके आकार को ग्रहण करने में एक निश्चित आकार प्रदान करता है, वो थर्माबंदी कहीं ना कहीं जो है थर्माबंदी के द्वारा ही वो पॉसिबल है। ठीक है, तो हम अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बस बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमने एक टॉपिक यहाँ पर लिख दिया है थर्माबंदी या फार्मवर्क। ठीक है, आपके सिलेबस में जो है थर्माबंदी बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम आज जो हमारा टॉपिक होगा थर्माबंदी, जिसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो फार्मवर्क, थर्माबंदी जिसे हम फार्मवर्क या तख्ताबंदी भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आप जो है इसको और नाम से भी जानते हैं, तख्ताबंदी। ठीक है, तो थर्माबंदी ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जो आपका कंक्रीट है उस कंक्रीट की पहचान कहीं ना कहीं थर्माबंदी से ही है, या उसका उस कंक्रीट को जो असल रूप देता है, कंक्रीट को उसकी पहचान देता है, कंक्रीट के अस्तित्व को जो बनाए रखता है, वो आपका क्या है, वो थर्माबंदी ही है कहीं। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि थर्माबंदी का असल में ये जो टर्म है थर्माबंदी वो आता कहाँ से, इस चीज़ को जो है हमें क्यों स्वीकार करना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें क्यों एडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें क्यों लाना पड़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि बिना इसके जो है आपका जो कंक्रीट है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो यूजलेस हो जाएगा। किसी भी निर्माण कार्य में जब अगर आप तख्ताबंदी का कार्य नहीं करते हैं तो आपका जो निर्माण कार्य होगा वो क्या होगा, बाधित हो जाएगा, और वो निर्माण कार्य कहीं ना कहीं जो है असफल माना जाएगा बिना तख्ताबंदी के। तो इसका भी जो है बहुत ही मुख्य योगदान है। तख्ताबंदी को हम यहाँ पर जो है डिफाइन करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट की। जो हम कंक्रीट बनाते हैं, तख्ताबंदी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इस चीज़ को हमें यहाँ पहले समझना चाहिए कि तख्ताबंदी जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, फार्मवर्क ये कहाँ से आया, या थर्माबंदी कहाँ से आया, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है। जब भी हम कोई कंक्रीट बनाते हैं, जब भी हम कोई कंक्रीट बनाते हैं अलग अलग संगठनों का प्रयोग करते हुए, तो उस कंक्रीट के निर्माण के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको किसी निश्चित आकार में, क्योंकि जो कंक्रीट हम बना रहे हैं वो कंक्रीट शुरुआत में क्या होता है, सुगढ़ अवस्था में होती है, प्लास्टिक स्टेट में होता है। ठीक है, अब जब वो प्लास्टिक स्टेट में होता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी वर्कबिलिटी होती है। वो वर्कबिलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं उसको वो प्लास्टिसिटी जो सुगढ़ता का उसको गुण है, तो सुगढ़ता के गुण के कारण क्या होता है, जिस भी आकार में हम चाहें उस कंक्रीट को आसानी से ढाल सकते हैं। उसमें वो गुण होता है सुगढ़ता का, जिसके द्वारा हम कंक्रीट को आसानी से किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। वो कंक्रीट की सुगढ़ता कहलाती है। अब वो सुगढ़ता के गुण को हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, अगर उस सुगढ़ता के गुण को अगर हमें यूज करना है तो निश्चित तौर पर उसको यूज करने के लिए क्या होगा, हम जो निर्माण कार्य कर रहे हैं तो निर्माण कार्य में जो भी हम अलग अलग बीमा की, अलग अलग साइज की, अलग अलग माप की, आकार की जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी हम स्ट्रक्चर मेंबर बनाएंगे, जो भी हम पार्ट बनाएंगे, जो भी हम हिस्से बनाएंगे, यानी कि हम क्या बनाएंगे, एक सांचा बनाएंगे। ठीक है, तो हम जिस भी रूप में, जिस भी सांचे में उस कंक्रीट को डालेंगे, उस सुगढ़ कंक्रीट को, उसको डालने के पश्चात क्या होगा, जब हम उसमें डाल देंगे तो वो उसका आकार ले लेगा। जो ताजी कंक्रीट है, आप जब किसी सांचे में उसको डालेंगे, उसको डालने के पश्चात क्या होगा, वो किसी न किसी आकार को ग्रहण कर लेगा। तो आकार जो आप जिस आकार के सांचा बना रखा है आपने, जिस शेप का मान लीजिए आपने रेक्टेंगुलर शेप बना रखा है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप के का कॉलम मान लीजिए आपने बनाया। ठीक है, आपको कॉलम बनाना है तो रेक्टेंगुलर शेप का अगर कॉलम बनाना है तो इस कॉलम को बनाने के लिए क्या करेंगे, आप एक सांचा बनाएंगे। ठीक है, इस सांचे में क्या करेंगे, आप उस कंक्रीट को डालेंगे, और जब डालेंगे क्या होगा, कंक्रीट पूरे सांचे में जाकर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब कंक्रीट यहाँ पर भर जाएगा तो भरने के पश्चात क्या होगा, ये धीरे धीरे अपना जलजन क्रिया द्वारा क्या होगा, दृढ़ होना शुरू हो जाएगा, कठोरीकरण इसकी शुरू हो जाएगी। जब एक कंक्रीट कठोर हो जाएगा तो क्या करते हैं, हम सांचे को अलग कर लेते हैं। तो जब सांचा हटाएंगे तो जो कंक्रीट का स्वरूप होगा क्या होगा, एक कॉलम के रूप में उस सांचे के ही माप का ही दिखेगा। ठीक है, जो आपने सांचा बनाया था उस सांचे में जो ढाला है आपने, उसी का रूप वो ले लेगा, उस कॉलम
वर्ड में अगर हम इसको रिप्लेस करें तो फर्माबंदी क्या है तरह का आपका, ठीक है, या माउंट, इसको माउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्माबंदी क्या है आपका, माउंट, सांचा करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर जब कॉलम बना रहे थे तो कॉलम में हमने क्या किया, उस कंक्रीट को डाला, ताजी कंक्रीट उसमें हमने डाला, और डालने के पश्चात जब कंक्रीट कठोर हो गया तो हमने क्या किया, उसको उस सांचे को बाहर हटा दिया और कंक्रीट उसी स्वरूप में मिला बिना किसी परिवर्तन के। यानी जो कंक्रीट कठोर हो गई तो अपने अवस्था में फिर परिवर्तन नहीं हो सकता है जमने के पश्चात, तो जब जम चुका था तो उसी का आकार ले लिया, यानी कि हमने क्या किया, सांचे को हटा दिया, यानी कि वो सांचा क्या था आपका, अस्थायी। सांचा क्या था आपका, अस्थायी, टेम्परेरी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सामने दो टर्म निकल के आए। फर्माबंदी को जब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जाएंगे, इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो फर्माबंदी को हम किस नाम से जानते हैं, फार्म वर्ग या तख्ताबंदी से, ठीक है। तख्ताबंदी क्या होता है आपका, एक सांचा ऐसे करते हैं, ठीक है, एक तरह का सांचा या माउंट है जो कि क्या है, अस्थायी। अब हम यहाँ पर इसके डिफिनीशन को लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर जब पहला लाइन लिखेंगे, कभी भी फर्माबंदी को पूछ दे आपसे क्या किसे कहते हैं, तो हम पहला लाइन क्या बताएंगे, फर्माबंदी एक अस्थायी क्या है, संरचना है, ठीक है। फर्माबंदी एक अस्थायी संरचना है जिसमें हम क्या कर रहे थे, ताजी सुघट्य कंक्रीट, जो आपकी कंक्रीट है, आपने ताजा सुघट्य कंक्रीट बना रखा है, जिसमें ताजी सुघट्य कंक्रीट को हम क्या करते हैं, ढालते हैं या डालते हैं, और डालने के पश्चात क्या करता है, वो सांचा क्या करता है, उसको वो स्वरूप प्रदान करता है, यानी कि उसको क्या कर रहा है, एक आधार प्रदान कर रहा है। इसका काम क्या है, आधार प्रदान करना, ठीक है। तो फर्माबंदी जो आपका है वो अस्थायी संरचना है जो ताजी सुघट्य कंक्रीट को क्या करता है, आधार प्रदान करता है, जिससे वो ताजी सुघट्य कंक्रीट जमकर एक निश्चित आकार को प्राप्त कर सके, जिस साइज का आपका जो सांचा है या माप का, जिस माप का, उस माप को वो ग्रहण कर सके, ठीक है, यानी कि वांछित आकार। तो यहाँ पर हम अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो फर्माबंदी जो ये आपका जो है फर्माबंदी को हमने यहाँ पर क्या किया, परिभाषित कर लिया। इन्हीं सारे जो है पॉइंट को हमने उठाकर जो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया यहाँ पर
फर्माबंदी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहते हैं, फर्माबंदी का है आपका एक अस्थायी संरचना है जो ताजी सुगठ कंक्रीट जो आप बनाएंगे को किसी वांछित आकार एवं माप ग्रहण करने के लिए आधार प्रदान करता है, ठीक है। और जो कंक्रीट है उसको जमने के पश्चात कुछ समय पश्चात अंदर पुनः सांचे को निकाल लिया जाता है। तो जब सांचे को आप निकाल लेंगे तो कंक्रीट क्या होगा, जो निश्चित आकार आप देना चाह रहे थे उस सांचे के माध्यम से वो जो है आकार को ग्रहण कर लेगा। तो ये आपका हो गया जो है फर्माबंदी, ठीक है। आप इस डिफिनेशन को चाहे ध्यान से नोट कर सकते हैं, ये आपके जो है एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे फर्माबंदी के और गुण के बारे में और उसके लक्षण के बारे में, फर्माबंदी और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। फर्माबंदी के और गुणों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फर्माबंदी के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्या होता है। जो आपकी फर्माबंदी है उस फर्माबंदी के क्या क्या और भी लक्षण होते हैं जिनको हमें यहाँ पर जानना चाहिए कि फर्माबंदी अगर हम यूज करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है इस फर्माबंदी को किसी भी कंक्रीट को फुल यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो कंक्रीट की जो फिनिश होती है, कंक्रीट की फिनिशिंग और गुणवत्ता जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी जो है फर्माबंदी पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल जाता है आपका, जो कंक्रीट है कंक्रीट की फिनिशिंग एवं गुणवत्ता जो आपकी कंक्रीट की फिनिशिंग और गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं जो है आपके फर्माबंदी पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद जो आप कंक्रीट के लिए फर्माबंदी यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, फर्माबंदी दृढ़, चिकनी और साफ सुथरी। यानी कि कंक्रीट को एक नियत आकार या शेप देने के लिए जो फर्माबंदी यूज करने जा रहे हैं वो फर्माबंदी आपकी कैसे होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। तभी जो है बेहतर फिनिशिंग मिल पाएगी और समान कंक्रीट हमें प्राप्त हो सकेगा, ठीक है, बिना किसी लॉस के। इसके बाद है आपका
फर्माबंदी है आपका, फर्माबंदी कंपन सहने योग्य होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी फर्माबंदी है वो कहीं ना कहीं जो है आपके कंपकों को सहने की योग्य होनी, जो आप कंपक यूज करेंगे उस कुटाई के लिए वो कंपकों को सहने के योग्य होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे यह फर्माबंदी है वो कंक्रीट की ठीक है। तो ये आपका जो है आखिरी पॉइंट है कंक्रीट की संरचना की लागत की 20 से 30%। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्माबंदी के बारे में। तो फर्माबंदी के बारे में कुछ चीजें हमें जाननी चाहिए जो कंक्रीट के लिए आप फर्माबंदी यूज करने जा रहे हैं, उसके द्वारा हम यहाँ पर सब पॉइंट अलग अलग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिखा है वो है कंक्रीट की फिनिशिंग के लिए, कंक्रीट की बेहतर फिनिशिंग और गुणवत्ता के लिए फर्माबंदी क्या हो, अच्छी होनी चाहिए। यानी कि फर्माबंदी पर ही आपका जो है डिपेंड करता है आपके कंक्रीट की फिनिशिंग और गुणवत्ता। ठीक है। दूसरा, फर्माबंदी दृढ़, चिकनी और साफ सुथरी होनी चाहिए। यानी कि जो फर्माबंदी है वो दृढ़ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि जो है बेहतर फिनिशिंग और वो सहन योग्य हो। ठीक है, ताकि जो है हर लोड को वो ले सके, जो हम कंक्रीट डालेंगे उस लोड को ले सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका फर्माबंदी जो है आपका कंपकों को सहने की योग्य होना चाहिए। यानी कि जो कंपक यूज करेंगे आप, वाइब्रेटर यूज करेंगे कुटाई के लिए, उन कंपकों को सहने के योग्य होना चाहिए। किसी कारणवश जो है उसमें कोई डिफेक्ट ना आए, कोई टूट फूट नहीं होना चाहिए कंपकों के चलने से। ठीक है। इसके बाद चौथा है आपका यह कंक्रीट की संरचना की लागत की 20 से 30% होती है। जो आपकी कंक्रीट की संरचना है उसकी लागत की 20 से 30% तक मानी जाती है फर्माबंदी की कॉस्ट। ठीक है। तो ये हो गया जो है फर्माबंदी से जुड़े हुए कुछ तथ्य जिनको हमें जानना चाहिए जब हम फर्माबंदी को यूज करते हैं। उन तथ्यों को हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फर्माबंदी के भाग। ठीक है, फर्माबंदी के भाग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जो फर्माबंदी है आपका वो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहले आपका है तख्ताबंदी। या सटन। दूसरा भाग है आपका टेके, टेके या धूला, सेंटरिंग करना। तो यहाँ पर जो है आपके सामने कुल दो भाग हैं फर्माबंदी के। पहला आपका जो है तख्ताबंदी है। ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, टेके, जिन्हें हम तख्ताबंदी को क्या कहते हैं, शटरिंग कहते हैं, और जो ढूला या टेके हैं उनको क्या कहते हैं, हम सेंटरिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये दो मुख्य भाग है किसी भी फर्माबंदी के। अब फर्माबंदी में जो आपका तख्ताबंदी और टेके हैं इनको हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि ये दो मुख्य भाग है और इन्हीं के आधार पर जो है कंक्रीट को हम डालते हैं। ठीक है। कंक्रीट का हम प्रयोग करते हैं किसी भी वांछित शेप में या वांछित आकार को देने के लिए। जब भी हम फर्माबंदी के तख्ताबंदी के, पहला पार्ट है आपका तख्ताबंदी, दूसरा है टेके, तो हम यहाँ पर अलग अलग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो तख्ताबंदी है वो क्या होता है आपका, सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर डिफाइन करते हैं कंक्रीट के अवयवों को
ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो तख्ताबंदी है उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करना है। तो कंक्रीट का जो अवयव है, जो भी आप कंक्रीट के अवयव बनाना चाहते हैं, जिस ट्यूब में ढालना चाहते हैं, तो उसके निश्चित आकार में ढालने के लिए, उस कंक्रीट को किसी निश्चित आकार में ढालने के लिए जो हम सांचा पर्टिकुलर बनाएंगे, उस सांचे को चाहे आप रेक्टेंगुलर शेप हो, चाहे आप कॉलम बनाना चाहते हैं, चाहे आप बीम बनाना चाहते हैं, चाहे आप स्लैब डालना चाहते हैं, तो उसके लिए उस शेप में ढालने के लिए जो भी आप सांचा बनाएंगे उस सांचे को हम क्या करते हैं, तख्ताबंदी या शटरिंग करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और इसी के जो तख्ताबंदी बनाते हैं आप लोग, जो शटरिंग बनाते हैं, उस शटरिंग के डायरेक्टली संपर्क में, यानी कि सीधे संपर्क में जो है आपका कंक्रीट आता है, जो ताजी सुगठ कंक्रीट होती है उसके शटरिंग के ही संपर्क में डायरेक्टली आता है। तब जाकर वो धीरे धीरे क्या होता है, जब उस रूप को ले लेगा क्या करेगा, वो धीरे धीरे उसके आकार को ग्रहण कर लेगा निश्चित समय के पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीधे संपर्क में आता है, एक पहला पॉइंट है इसमें यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी बात, जो आप शटरिंग यूज करने जा रहे हैं, शटरिंग के लिए जो भी आप मटेरियल यूज करने जा रहे हैं, जो भी आप तरीका अपना रहे हैं, तो वो जो मटेरियल है, जो सांचा यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा समतल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं शटरिंग के लिए आवश्यकता जो आप शटरिंग करने जा रहे हैं, शटरिंग के लिए आवश्यक गुण क्या है, जो शटरिंग के लिए आप मटेरियल यूज कर रहे हैं या जो भी व्यवस्था अपना रहे हैं, उस व्यवस्था में क्या क्या चीजें पर हमें ध्यान देना होगा। शटरिंग जो है आपका, उसकी भीतरी सतह साफ, समतल, चिकनी, गांठ रहित, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भीतरी सतह जो आपकी होगी उस शटरिंग की, वो साफ समतल, साफ सुथरी, समतल, चिकनी एवं गांठ रहित होनी चाहिए, यानी कि लुब्रिकेटेड होनी चाहिए, ताकि जो है उसके संपर्क में, जो आपका कंक्रीट है, उसके संपर्क में आने पर कंक्रीट का कोई भाग उस शटरिंग से चिपका ना रह जाए। ठीक है, तो इन बातों पर जो है हमें ध्यान देना होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है टेकिंग। दूसरा भाग जो आपका है वो है आपका टेकिंग। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट था, और दूसरा पार्ट आपका क्या है, टेकिंग। ठीक है, तो जो आप शटरिंग दे रहे हैं, इस टेको को यहाँ पर समझना होगा। टेके या कहते हैं इसको सेंटरिंग। अगर हम यहाँ पर टेके को डिफाइन करना चाहें, जो आपके टेके या ढूला जिसे कहते हैं, ढूला को अगर हम डिफाइन करें, तो जो आपके शटरिंग है, जो आप शटरिंग यूज कर रहे हैं, उस शटरिंग के लिए शटरिंग को एक निश्चित ऊंचाई पर, किसी निश्चित ऊंचाई पर टिकाने के लिए जो हम व्यवस्था अपनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, टेके कहते हैं। ठीक है, सांचे को ऊंचाई पर टिके रहने के लिए जो व्यवस्था दी जाती है उसे ढूला एग्जाम्पल है आपका बल्ली, बांस और इस्पात की पाइप। तो यहाँ पर जो है हम अब यहाँ पर क्लियर डिफरेंस हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्माबंदी आपका, हमने उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा है। तख्ताबंदी जिसे हम शटरिंग करते हैं, और दूसरा क्या है, ढूला या टेके जिन्हें हम सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो तख्ताबंदी की बात की, तो हमने बताया कि कंक्रीट का जो अवयव है उसको किसी निश्चित या वांछित आकार जो प्रदान करता है, उस आकार को प्रदान करने के लिए जो हम पर्टिकुलर एक सांचा बनाते हैं निश्चित आकार का, उस सांचे को हम कहते हैं
शटरिंग को सपोर्ट करने के लिए, सांचे को सपोर्ट करने के लिए जो हम नीचे सपोर्ट देते हैं, सपोर्टर देते हैं, या जो व्यवस्था अपनाते हैं, उस व्यवस्था को हम क्या करते हैं, टेके या ढूला करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल क्या होगा, जो आप बल्ली यूज करते हैं या बांस यूज करते हैं इसके लिए, या इस्पात के पाइप का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है मेन डिफरेंस हो गया। देखो मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं तख्ताबंदी और टेके। ठीक है, आप इसको चाहे तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जो आपका टेके हैं उनके बारे में, और हमको देखते हैं उनका क्या हो सकता है, और या इनके बारे में क्या क्या चीजें जो है हमें जाननी चाहिए, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है आपका है फर्माबंदी को हम अच्छे से समझ चुके हैं। फर्माबंदी के हिस्से कौन समझ सकते हैं कि किन किन क्या क्या हिस्से होते हैं फर्माबंदी के, जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं फर्माबंदी के गुण। एक अच्छी फर्माबंदी के क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज। यहाँ पर जो है गुण विशेष के बारे में हम बात करेंगे। फर्माबंदी के कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि अच्छे फर्माबंदी की विशेषता क्या होती है, उसको हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो है होना चाहिए सामर्थ्यवान। ठीक है, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, मुख्य मुद्दा है यहाँ पर, जिसको हमें जानना चाहिए, जो आपकी फर्माबंदी है, उस फर्माबंदी के कार्य में जिस भी प्रकार का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप पदार्थ यूज कर रहे हैं, जो भी आप अवयव यूज कर रहे हैं फर्माबंदी के निर्माण के लिए या फर्माबंदी को तैयार करने के लिए, वो इतना कैपेबल होना चाहिए, इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए कि उस कंक्रीट को ढालते समय, जब हम उस कंक्रीट को ढालेंगे तो उस कंक्रीट के भार को वो क्या करे, सहन कर सके। क्योंकि जो आपकी जो सुगठ्य कंक्रीट होती है, जो ताजी कंक्रीट होती है, उसका भार बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है नमी होती है, मॉइस्चर होता है एडिशनल, कि
आप क्या करते हैं, आप लेबर का यूज करते हैं। अगर आप स्लैब ढाल रहे हैं तो उस छत को ढालते समय आपको लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पर वाइब्रेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरे फार्म वर्क पर एक अच्छा खासा जो है भार, अतिरिक्त भार पड़ेगा, लोड पड़ेगा। तो जिस लोड को जो है हमें ये ध्यान देना होगा कि उस लोड को वो क्या करे, वो जो फार्म वर्क आप यूज कर रहे हैं वो सहन कर सके। यानी कि जो हमें सपोर्ट लगा रहे हैं, ढीला यूज कर रहे हैं, या शटरिंग के लिए जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मटेरियल इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए कि उस सारे लोड को एट वन टाइम, एक ही समय में जो सारे लोड उस पूरे शटरिंग पर दी जा रही है, उस शटरिंग पर दी जाने वाली लोड जो है क्या हो, उस लोड को वो बियर कर सके, वो सहन कर सके। अगर वो इतना सामर्थ्यवान नहीं होगा, किसी कारणवश जो है अगर आपका शटरिंग में कोई डिफेक्ट आता है तो निश्चित तौर पर जो है आपका जो कंक्रीटिंग का कार्य है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। क्या हो सकता है, कोई लीकेज आ जाए जिसकी वजह से आपके कंक्रीट का लॉस भी होगा और कहीं ना कहीं डिफेक्ट के रूप में आपके निर्माण कार्य के डिफेक्ट के रूप में आपके सामने वो कभी ना कभी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामर्थ्यवान। इसके बाद हम बात करते हैं दृढ़ता की। बहुत बड़ा पॉइंट है आपका जो है सामर्थ्यवान के पश्चात दृढ़ता। दृढ़ता किस संदर्भ में हम देखते हैं, दृढ़ता जो आपका होता है किसी भी फार्म वर्क का, दृढ़ता इस मायने में हम देखते हैं कि जो हम आकार देना चाहते हैं किसी कार्य कंक्रीट को ढालते समय, ढालने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि उसको एक आकार देना है। जो हम कंक्रीट को ढाल रहे हैं किसी रूप में, हम क्या चाहते हैं उसको किसी निश्चित आकार में, हम उसको आप कोई निश्चित रूप हम देना चाहते हैं, उसको किसी निश्चित आकार में ढालना चाहते हैं। ढालने के लिए क्या हो, जो आपका फार्म वर्क हो, जो आप फार्म वर्क यूज कर रहे हैं वो इतना दृढ़ हो कि उस कंक्रीट को डालने पर उसके साइज या शेप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, उस फर्माबंदी के में किसी भी प्रकार का विचलन ना हो, ठीक है। तो अगर आपकी फर्माबंदी पूर्णतः दृढ़ होगी, कैपेबल होगा, ठीक है, रिजिड होगी, तो क्या होगा, आपका जो शेप होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब शेप में परिवर्तन नहीं होगा तो आपको दृढ़ता युक्त फर्माबंदी को जब आप हटाएंगे तो आपको वही से प्रदान प्राप्त होगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं उस दृढ़ फार्म वर्क से, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है न्यूनतम व्यय, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि न्यूनतम व्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो आपका हमने लागत की बात की थी कि पूरे कंक्रीट की लागत का वो 20 से 30% लग जाता है फार्म वर्क में, ठीक है, फर्माबंदी में। तो फर्माबंदी जो आपका एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाते समय में ये ध्यान देना होगा कि जो उस फर्माबंदी को तैयार करने में जो हमारा खर्च है वो क्या हो, न्यूनतम हो। अब इस चीज को न्यूनतम करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि पूरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो आपके निर्माण की लागत है वो कम हो जाए, ठीक है। अब इस चीज को कम करने के लिए न्यूनतम व्यय को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, फर्माबंदी के मटेरियल को विशेष तौर पर ध्यान देते हैं कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं फर्माबंदी के लिए क्या हो, वो इकोनॉमिकल हो, न्यूनतम व्यय, कम से कम खर्च पर और अधिक से अधिक बेहतर परफॉर्मेंस वो दे सके। इस तरह के हम मटेरियल का चूज करते हैं, चुनाव करते हैं, और इस तरह के पदार्थ का यूज करते हैं, इस तरह के उसके अवयव का यूज करते हैं जो फार्म वर्क में लगते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और है साफ सुथरा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आपका कहता है कि साफ सुथरा होना चाहिए। जो आपका कंक्रीट आप जब ढालेंगे तो अगर आपका जो फार्म वर्क है वो साफ सुथरा नहीं होगा तो क्या होगा, कंक्रीट के साथ कहीं ना कहीं जो है मिल जाएगा और कहीं ना कहीं जो है आपके कंक्रीट की फिनिशिंग को प्रभावित करेगा। जो बेहतर फिनिशिंग आप चाहते हैं कंक्रीट से, वो फिनिशिंग जो है नहीं प्राप्त हो सकेगी। साफ सुथरा अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको डिफेक्ट हो सकता है देखने को, ठीक है। फिनिशिंग बेहतर नहीं होगी, फिर आपको फिनिशिंग पे भी हो सकता है एडिशनल खर्चा करना पड़े जो आपके निर्माण की लागत को कहीं ना कहीं बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जो है फर्माबंदी से संबंधित जो है कुल गुण जिनको हमें ध्यान देना होगा फर्माबंदी तैयार करते समय। इसके बाद हम बात करेंगे फर्माबंदी अभिकल्पन में विकल्पनीयता, अगला पॉइंट हमारा होगा।
तो यहाँ पर जो है अगला पॉइंट हमारा है फर्माबंदी या विकल्पन में मितव्ययिता। तो यहाँ पे मितव्ययिता के संदर्भ में देखते हैं हम मितव्ययिता को अगर हम परिभाषित करें किसी भी निर्माण कार्य के रिस्पेक्ट में जब हम मितव्ययिता की बात करते हैं तो मितव्ययिता एक टर्म आता है। जो मितव्ययी क्या होता है आपका, जो हम आउटपुट चाहते हैं वो मैक्सिमम चाहते हैं। मितव्ययिता का यहाँ पर संदर्भ किस चीज से है कि जो हमें आउटपुट चाहिए किसी भी कार्य से वो मैक्सिमम होना चाहिए और उस कार्य का जो समय होगा वो कम से कम हो और उसमें जो लगाया गया समय के रिस्पेक्ट में जो पैसा हो यानी कि उसकी लागत जो है वो भी क्या हो, न्यूनतम, यानी कि चीजों को न्यूनतम रखते हुए आपका जो इनपुट है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को कम से कम रखते हुए आप जो आउटपुट ले रहे हैं, उससे जो रिजल्ट ले रहे हैं वो मैक्सिमम जब आप चाहते हो तो वहां पर मितव्ययिता का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, यानी कि फर्माबंदी की मितव्ययिता की बात हो रही है। तो फर्माबंदी के विकल्पन में हम मितव्ययिता, जब हम फर्माबंदी का निर्माण करेंगे या फर्माबंदी का प्रयोग करेंगे तो फर्माबंदी के प्रयोग में हम मितव्ययिता का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आ रहा है, इस चीज को हमें समझना होगा यहाँ पर कि मितव्ययिता कैसे हम ला सकते हैं, इस चीज को हम कैसे जो है समझे। यहाँ पर जो है पॉइंट टू पॉइंट एक चीज को यहाँ पर लिखते जाएंगे और हर एक पॉइंट को यहाँ पर हम समझाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कंक्रीट की जो अवयव तैयार करेंगे मितव्ययिता के टर्म में, अगर फर्माबंदी के विकल्पन को मितव्ययिता हम बनाना चाहते हैं, मितव्ययी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, तो कंक्रीट के अवयव आप तैयार करेंगे, वो अवयवों की माप जो आप अवयव तैयार करेंगे, चाहे आपका कॉलम हुआ चाहे बीम हुआ, उनकी माप क्या हो, समान व नियमित होना चाहिए। मतलब किसी रेगुलर शेप में होना चाहिए। जो रेगुलर शेप हमेशा निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाता है उसी रेगुलर शेप में हम प्रयोग करेंगे, तभी जो फर्माबंदी इकोनॉमिकल होगी और तभी उस फर्माबंदी का हम क्या कर पाएंगे, पुनः यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका जो है पहला पॉइंट। दूसरा आपका जो है आपका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि कंक्रीट की जो अवयव बना रहे हैं और अवयव के लिए जो आप फर्माबंदी बना रहे हैं वो क्या हो, असमान व जटिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, असमान व जटिल नहीं होना चाहिए। अगर असमान और जटिल होगा तो निश्चित तौर पर आपको फर्माबंदी तैयार करने में समय भी लगेगा और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। और जब भी असमान और जटिल होंगे तो फर्माबंदी का जो साइज होगा वो भी क्या होगा, रेगुलर जो विशिष्टियों के आधार पर है वो वहाँ से क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो है आपका फर्माबंदी जो है के लिए जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, वेस्ट के रूप में ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है
माप पे, जिस व्यापारी माप पर अवेलेबल है फार्म वर्क के लिए मटेरियल, उसी माप पर ही हम मोस्ट पॉसिबली हम उसको कोशिश करना चाहिए कि हम उसी शेप का, उसी साइज का रखें, ताकि जो फर्माबंदी के लिए हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उनको हमें काटना पीटना ना हो। ठीक है, तो अब जब काटे पीटेंगे नहीं तो क्या होगा, उससे जो क्षति होगी वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। ये था आपका जो है तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट आपका क्या है, फर्माबंदी के लिए जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, चौथा पॉइंट आपका फर्माबंदी के लिए पदार्थ महंगी और अधिक भारी नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्माबंदी जो आप यूज कर रहे हैं उसके लिए जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं वह बहुत ही महंगा ना हो, अधिक कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए और अधिक भारी भी नहीं चाहिए। इस चीज पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर अधिक भारी होगा तो उसको उठाने और रखने में और उसको सपोर्ट देने में जो है अधिक व्यय आएगा, आपका जो है अधिक लेबर कॉस्ट पड़ जाता है और कहीं ना कहीं जो आपके उठाने और रखने में जो है अधिक बल का उपयोग करना पड़ेगा और अधिक कॉस्ट होगा तो उसको जो है उस कॉस्ट को वहन करने में भी समस्या आएगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी समस्या आएगी, उस फर्माबंदी को सेट करने में भी आपको जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, नंबर 5 है आपका पॉइंट, स्थानीय सामग्री का उपयोग। ठीक है, जो हम फर्माबंदी यूज कर रहे हैं हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि जो आपकी लोकल में अवेलेबल, जो आपके आसपास के क्षेत्र में आसानी से उपस्थित हो, उन्हीं सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिए। आप दूर से कहीं अगर इम्पोर्ट कराते हैं तो फर्माबंदी के लिए जो आप मटेरियल यूज करेंगे, अगर आप कहीं दूर से मंगाएंगे तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का एडिशनल कॉस्ट आपका पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके निर्माण की लागत हो सकता है बढ़ जाए और उसको मंगाने में जो समय लगेगा वो भी कहीं ना कहीं जो है आपके समय को भी बढ़ा देगा, आपके निर्माण कार्य के समय को भी बढ़ा देगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, नंबर 6 है आपका जो है नंबर 6, छठवां नंबर क्या है आपका कि जो आपका काम जब समाप्त हो जाए, फार्म वर्क का यूज हो जाए और यूज करने के बाद जब हम फार्म वर्क को निकालें तो सावधानी से निकालने के पश्चात क्या करें, उसको हम एक उचित तरीके से जो है हम उसको स्टोर करें, जिससे जो है वो फार्म वर्क जो है किसी वायुमंडल या किसी प्रभाव से वो उसकी किसी प्रकार का जो है उसमें डिफेक्ट ना आए, किसी प्रकार की क्षति ना हो, उसको हम साफ सुथरा कर लेंगे। उसमें चिपके हुए मटेरियल होंगे उनको हम साफ करके क्या करेंगे, उचित तरीके से उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर कर लेंगे। तो ये था आपका जो है खत्म आपका होगा कार्य में बांधा। ठीक है, जो आप फर्माबंदी का कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमें ध्यान देना होगा कार्य करते समय कि किसी भी प्रकार का किसी कारणवश कोई जो है कार्य में रुकावट न आए, फर्माबंदी को तैयार करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। हमें फर्माबंदी बनाते समय ये चीज पे ध्यान देना होगा, फर्माबंदी कार्य में कोई बाधा न हो। ठीक है, किसी कारणवश। ठीक है, 8वां होगा आपका जो फर्माबंदी का के निर्माण का कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अतिरिक्त मटेरियल का यूज करना पड़ता है हमें, जैसे आपका पेज हुआ, बोर्ड हुआ, रस्सी, इन्हीं सभी मटेरियल का जो है हमें यूज करना पड़ता है उस फर्माबंदी को स्थायित्व देने के लिए जो है। ठीक है,
तो ये आपका जो है 8वां पॉइंट हुआ। कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 8 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि फर्माबंदी के दर्पण में मितव्ययी बनाने के लिए हमें किन किन बातों पर डिस्कस करना पड़ता है या किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहला था आपका यहाँ पर फिर से बात करने जा रहे हैं, कंक्रीट अवयव की माप समान व नियमित होना चाहिए ताकि फर्माबंदी को पुनः प्रयोग कर सके। असमान और जटिल अवयवों को न्यूनतम रखना चाहिए, ठीक है। अवयवों की बीमारी व्यापारिक माप के अनुसार होनी चाहिए ताकि क्षति जो फर्माबंदी की है वो न्यूनतम हो। फर्माबंदी के लिए जो पदार्थ है वो महंगा और अधिक भारी नहीं होना चाहिए। स्थानीय सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिए फर्माबंदी के लिए। कार्य के समाप्त हो जाने पर सही ढंग से स्टोर करना चाहिए। कार्य में किसी भी प्रकार का बाधा न हो फर्माबंदी के। फर्माबंदी निर्माण के लिए पेंच व बोल्ट रस्सी आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्माबंदी को अभिकल्पन को मितव्ययी बनाने के लिए हम इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं, इनको हमें कंसीडर करना चाहिए। आप चाहे तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में।